नमस्कार दोस्तों, सुंदर सुर सजाने के लिए साज बनाते हैं, नादान परिंदों को बाज बनाते हैं और चुपचाप सुनते हैं शिकायतें सबकी तब दुनिया बदलने की आवाज़ बनाते हैं। दोस्तों, हम हैं शिक्षा टॉक और आज हमारे साथ जो बने हुए हैं, उनका नाम है अजीत मेहरावी। एक ऐसा लड़का जो कि सरस्वती शिशु मंदिर से जवाहर नवोदय विद्यालय पहुँचता है और वहाँ से सफ़र तय करता है आईआईटी रुड़की का, फिर और बड़े सपने पालता है और पहुँच जाता है डिप्टी कलेक्टर की पोज़ीशन पर, वो भी 21वीं रैंक के साथ। तो आप जान सकते हैं कि एकेडमिकली अगर हम जानें, तो ये बंदा शुरू से ही बड़ा ही मेधावी रहा है। परंतु हर मेधावी व्यक्ति के हाथ भी कई परेशानियाँ, कई किस्से आते हैं, जो कि हम आज साझा करेंगे। तो सबसे पहले तो अजीत आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि शिक्षा टॉक के बारे में, शिक्षा हेल्पलाइन के बारे में आपके क्या विचार हैं? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और शिक्षा टॉक के मंच को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी दूसरों से जुड़ने का। शिक्षा टॉक और शिक्षा वेलफेयर सोसाइटी के बारे में कहूँ तो यहाँ के जो जिनके नेतृत्व में यह किया जाता है, दीपक भैया, उनका हमेशा मार्गदर्शन रहा है क्योंकि मैंने कोई कोचिंग जॉइन नहीं की। तो एक था कि सेल्फ स्टडी से कर लूँगा, लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि मन का भटकाव होता है, कभी लगता है कि नहीं यार हम अकेले पढ़ रहे हैं। तो उनमें भैया का मॉरल सपोर्ट रहा था। तो और मेरे भी जितने भी दोस्त हैं, पहले भी बन चुके नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, हमारे स्कूल से बहुत सारे हमारे भैया-दीदी लोग थे, वो भी इनसे ही जुड़े रहे हैं। तो इनका मार्गदर्शन रहा है और इन्होंने यहाँ पर इंदौर में अपनी जो कोचिंग वगैरह की इनकी सुविधाएँ हैं, वो भी उपलब्ध कराते हैं, रहने का अकोमोडेशन ये भी दिलवाते हैं, उन्होंने भैया ने बताया जैसे कि। और इन सारी चीज़ों में जो हमें एक गार्जियन घर से बाहर आते हैं, तो एक गार्जियन का रोल प्ले करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उनका भी यही रहा कि मेरे साथ तो मॉरल सपोर्ट रहा भैया का, बहुत रहा क्योंकि जर्नी इतनी लंबी हो गई थी कि कभी इतना सारा सेल्फ डाउट आ रहा है कि यार कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, तो भैया हमेशा बोलते थे कि हाँ, तुझ में है, तू कर सकता है। तो यह मॉरल सपोर्ट रहा। और यही छोटे-छोटे मॉरल सपोर्ट एक विशालकाय पहाड़ के रूप में आपका बहुत बड़ा समर्थन करते हैं। अजीत, जैसे कि मैंने आपका बायो पढ़ा है तो उसमें आईआईटी रुड़की लिखा हुआ है। ज़ाहिर-सी बात है आईआईटी में पहुँच जाने के बाद आपको एक सफल व्यक्ति का तमगा वैसे ही आपको मिल जाता है। फिर वहाँ से जब आप एमपीपीएससी का आपने सफ़र शुरू किया, तो क्या यही जो तमगा था कि आप तो आईआईटी रुड़की से निकले हुए, क्या कहीं ये नकारात्मक रूप में भी काम कर रहा था आपके लिए क्या? जी, जब मैं आईआईटी रुड़की से मेरा पास आउट हुआ 2015 को, तो उस समय एमपीपीएससी का एज़ सच तो एम था नहीं। उस समय सीधे निकलने के बाद मुझे था कि आगे जाके यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ देना है। तो उसके लिए मैंने एक थोड़ा दूसरा रास्ता अपनाया था इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज़ के थ्रू। तो वो भी मैं इसे कर पाया था कि हाँ, टेक्निकल बैकग्राउंड है अपना अच्छा है, हम कुछ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें थी। तो उसको शुरू में पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था उसका, लेकिन धीरे-धीरे लगातार असफलताएँ मिलती रहीं, मिलती रहीं, मिलती रहीं। तो जो आईआईटी रुड़की का टैग था वो कहीं-कहीं मुझे नकारात्मक रूप से डाउन करने लगा था, नहीं यार सेल्फ डाउट आने लगा था कि यार तू तो नीचे जगह से पढ़ चुका है, क्यों कर नहीं पा रहा? क्या तू आईआईटी को मतलब डिज़र्व करता है, नहीं करता है? ये सारी चीज़ें वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही थी धीरे-धीरे मुझे। लेकिन जैसे-जैसे मैंने अपने आप को खुद को सँभाला नहीं यार कि फिर उसे मैंने उसका पॉज़िटिव टर्न दिया कि नहीं यार तूने पहुँचा है वहाँ पे, इतने सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं, तो कुछ तो बात है ना तेरे अंदर। तो वो जो बात थी उसको मैं हमेशा रिपीट करता था, कभी जो मेरा इमोशनली या मेंटली मुझे थोड़ा-सा डाउन फ़ील होता था, तो लगा कि ऐसे ही नहीं हो जाता, यदि ऐसे ही हो जाता तो हर किसी का हो जाता। तो ये चीज़ें मुझे बाद में पॉज़िटिव एक मोटिवेशन के तौर पर मुझे जो सफ़र रहा लंबा, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। लेकिन हाँ, कभी-कभी जो यही टैग है क्योंकि जो सोसाइटी होती है आपसे एक्सपेक्ट करती है कि यार आप इतनी अच्छी जगह से पढ़ रखे हैं, तो आप समाज के लिए बहुत अच्छा करेंगे और बहुत ही उच्च जगह पर जाएँगे। लेकिन क्या होता है कि ज 4 साल या 5 साल आपको कोई सफलता नहीं मिलती, तो वही चीज़ आपको दोबारा नीचे लाने की मतलब एक कारण बन जाता है, एक मेंटल प्रेशर बन जाता है। जी, जी। किसी भी सफल व्यक्ति के हिस्से में 2 वक़्त ज़रूर आते हैं। पहला वक़्त जब कि आपको लगता है कि मैं कर लूँगा और दूसरा वक़्त कि मैं नहीं कर पाऊँगा। जब आपको लगता है कि आप कर लेंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु दूसरा वक़्त जो कहता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, ये आपके हिस्से भी आया होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जब आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, आपको भी लगा होगा इस सफ़र में, उस वक़्त से निकलने के लिए, उस दौर से निकलने के लिए आपने ख़ास क्या किया? जी, मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहूँगा, अभी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान में ही। मेरे एक भैया की यहाँ शादी थी, तो एमपीपीएससी सिलेक्टेड मैं एक भैया से ही मिला, तो उनसे मैं बैठ के ये डिस्कशन कर रहा था। क्योंकि अभी हमारी जो एमपीपीएससी की प्रक्रिया बहुत इससे में फँसी हुई है, काफ़ी समय से 2019 से तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं था। तो इसी चक्कर में उनसे बात हुई, इसी बारे में बात हो रही थी कि भैया क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो उन्हीं से मैंने बोला भैया कि कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि मैं क्लर्क बनने लायक भी हूँ कि नहीं? क्योंकि इतने समय तक जब आपको सफलता नहीं मिलती, तो जो सेल्फ डाउट आने लगता है। तो वो मेरे साथ भी हो रहा था।
तो उसको निकालने के लिए जैसे भैया ने भी बताया कि जो एक दूसरों का सपोर्ट जो दोस्त होते हैं और जो हमारे रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। वो मुझे हमेशा कहते थे कि नहीं, तू बनेगा, ज़रूर बनेगा। तो मैंने तो और फिर ये भी चीज़ें हैं कि मैं आध्यात्मिक रूप से अपने आप को योगा, मेडिटेशन के थ्रू खुद मोटिवेट रखने की कोशिश करता था। लेकिन सबसे बड़ा रोल मेरे दोस्त, मेरे परिवार वाले और जो मेरे माता-पिता उनका ही सपोर्ट था कि उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि अपना तूने लक्ष्य छोटा कर दे, कि इतना समय हो गया है कि तू अपना लक्ष्य छोटा कर दे, छोटी चीज़ों के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि नहीं, तू कर सकता है, भले ही अभी तेरा समय नहीं चल रहा है, लेकिन यदि तू मेहनत करेगा तो बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। और मेरे मामा जी हैं, वो उन्होंने भी मुझे कभी मैं गाँव गया था तो उन्होंने मुझसे मिलाया एक व्यक्ति से, बोले कि ये आगे जाके ये भावी डिप्टी कलेक्टर है। तो इन सारी चीज़ों से और ये मुझे मोटिवेशन मिलता था कि नहीं, लोगों को इतना विश्वास है तो मैं तो कर सकता हूँ। तो इन सारी चीज़ों से मैंने जब सेल्फ डाउट होता तो खुद को उभारने की कोशिश की थी। हाँ, अजीत जी, जब आपके बारे में मैं जान रहा था तो मुझे एक वाक़या पता चला था कि एक बार एग्ज़ामिनेशन में आपको एक पैनिक अटैक आया था। देखिए, एग्ज़ाम हॉल में जाना, वहाँ तक पहुँचना, वहाँ पर लिखना, लिख कर के वापस आ जाना, सफल होना, विफल होना, ये हिस्सा है उसमें। परंतु एग्ज़ाम हॉल में पैनिक अटैक आ जाना, ये बहुत विरला केस है और ये आपको हमेशा कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक तरीके से एक एहसास दिलाता रहेगा बार-बार जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएँगे कि कहीं फिर से मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी से गिरता है तो कहीं न कहीं उसके मन में भय रह जाता है कि यार मैं फिर से ना गिर जाऊँ। तो उस चीज़ से आप कैसे उभरे और वो घटना क्या थी? ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, इस घटना की शुरुआत 2018 घटना जो शुरुआत है इसकी 2018 में इसका बेस बन गया था कि 2018 में इंदौर आया था। तो उस समय मैंने इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज़ की तैयारी के लिए आया था। उस समय मेरा एमपीपीएससी में करने का कुछ था नहीं। मैंने सोचा ये एग्ज़ाम दूँगा, ये निकालूँगा मैं। तो जब उसका 6 जनवरी को पेपर था 2019 में, तो जब मैं पेपर देने गया वहाँ पे, तो आईएएस का लगभग मेरा चौथा अटेम्प्ट था वो। तो मैं वहाँ पहुँचा एग्ज़ाम टाइम में। तो उस समय क्या हुआ कि जैसे मेरे सामने क्वेश्चन पेपर आया, तो शुरू के लगभग 20 में से 15 क्वेश्चन मुझसे बने नहीं। तो फिर मैंने एक गलती और कर लिया कि मैंने काउंट कर लिया कि भैया इतने क्वेश्चन मुझसे नहीं बने। तो वो जो मुझसे नहीं बने, वो मेरा इतना ज़्यादा नेगेटिवली मुझ पे इम्पैक्ट किया कि बहुत सारे ख़्याल आने लगे, यार तेरे से तो कुछ बन ही नहीं रहा है। वो सारे मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो सेट में सारे पेपर होते हैं, तो कुछ सेट में क कठिन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो पहले आ जाते हैं, सरल वाले बाद में होते हैं। तो उसको मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होने दिया। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे ख़्याल आए, आधा घंटे तक लगभग वो ब्लैकआउट रहा। वो पेपर तो सॉल्व किया ही नहीं, बहुत सारे ख़्याल आने लगे मुझे कि यार इतने से तो आईआईटी से पढ़ा हुआ है, लोगों की इतनी एक्सपेक्टेशन है, क्या अब जाके क्या करेगा तू? लोग तेरे से बहुत बहुत अच्छी उम्मीदें रखते हैं। अब तो मतलब पूरा अंधकार में ही लग रहा था उस समय मेरा कि नहीं यार कुछ कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जैसे आधा घंटा बीता वो और उसके बाद फिर जैसे-जैसे मैंने अपना खुद को बनाया कि नहीं यार अब तो मतलब कि अब टाइम तो निकल गया, जितना तुझसे बनता है उतना तू सॉल्व कर। तो फिर मैंने सॉल्व करना शुरू किया। ख़ैर जितना भी बना मुझसे उसके बाद मुझे सारा चीज़ लगभग ईज़ी आने लगी। सब कुछ बनने लगा क्योंकि दिमाग इतना फ्री हो गया था कि तेरा तो होना है नहीं। तो एक जो परफ़ॉर्मेंस प्रेशर होता है जो, तो वो मेरे अंदर रहा नहीं। तो मतलब बिल्कुल एकदम कूल माइंड के साथ मैंने सारी चीज़ें बनाई। क्वेश्चन बनते भी रह गए, लेकिन उस अटेम्प्ट में सिलेक्शन तो नहीं हुआ। लेकिन उस जो एपिसोड हुआ मेरा, उससे मैंने 2 चीज़ें सीखी, जो मुझे अभी एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया ना। पहला तो जैसे मैंने ये बताया कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ, तो यह माइंडसेट से जाता हूँ मैं कि मैं सिलेक्शन लेने नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ़ जाऊँगा वहाँ पे, जो पेपर सामने आएगा, जितना बनेगा उतना बनाऊँगा। सिलेक्शन की बात मेरे दिमाग में होती नहीं। मैं सिर्फ़ इसी माइंडसेट से जाता हूँ कि भैया हमें बनाना है वहाँ जाके, जितना आ रहा है उतना बनाएँगे। ये तो पहला माइंडसेट ही रहता है और दूसरा माइंडसेट इससे जाता है कि हमारे 2 पेपर होते हैं। एक तो प्री में फर्स्ट और सेकंड। तो जो सेकंड पेपर जब देने जाऊँ या मेंस में भी कभी पीछे वाले पेपर देना हो, तो पहले वाले पेपर का मैं कभी लोड आने नहीं देता हूँ, कि मैं ये सोच लेता हूँ कि जो मैंने उसमें करके आ गया, वो करके आ गया, वो मैं भूल ही जाता हूँ मतलब, क्या करके आया, कोई मुझसे एग्ज़ाम के बाद तुरंत पूछे कि इसमें क्या लगा क्या, तो मैं वो भी नहीं बता पाऊँगा। वो उस एपिसोड के कारण मतलब वो एकदम ब्लैंक कर देता हूँ मैं दिमाग को, कि आगे मैंने क्या किया। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब जो मेरे सामने आएगा, उसको मैं अपना 100% दूँगा और उसको एक नए सिरे से शुरुआत करूँगा। तो इसके कारण मेरे माइंडसेट में कभी ये नहीं लगता था, परफ़ॉर्मेंस प्रेशर फिर आता नहीं कभी हमें, और पुरानी चीज़ें नहीं आएगी तो नई चीज़ें अच्छे से बनेगी, ये चीज़ें। तो इन 2 चीज़ें सीखी मैंने और वो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया। तो दोस्तों देखिए कि किस प्रकार से एक घटना ने इनको इस काबिलियत तक पहुंचा दिया। अगर आप भी ऐसे किसी वक्त से जूझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ब्लैकआउट हो रहा है आपके जीवन में, तो उसको होने दीजिए, क्योंकि फिर आप मजबूती से जो वापसी करेंगे, वो वाकई में काबिले तारीफ होगी। मैं बहुत कम शब्द में एक बात और जानना चाहता हूँ अजीत, कि सफर खूबसूरत है या फिर मंजिल खूबसूरत है? एक एक गाना भी आपने सुना होगा, उसकी एक लिरिक्स ही है कि सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो मेरा भी यही मानना है क्योंकि सफ़र जो होता है वो
हमें सिखाता है, वही हमें सीख देता है सफ़र। मंज़िल तो हमें सिर्फ़ एक मंच दिलाता है या कुछ हमें किसी मुकाम पर पहुँचाता है। तो सफ़र से जो चीज़ें हम सीखते हैं, उसे हम उस मंज़िल पर पहुँचने की ज़्यादा ही इम्प्लीमेंट करते हैं और जो सफ़र होता है वही हमें एक अच्छा काबिल इंसान बनाता है। तो सफ़र की तो बहुत ज़्यादा इसकी महत्ता है। अच्छा अजीत जी, हमारे पास एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्ज़ामिनेशन है ये। ये भी तय है कि सभी लोग इसमें सफल नहीं हो सकते, ये सच है ये, कि हर कोई व्यक्ति इसमें सफलता नहीं पा सकता। नियति सबके लिए कुछ न कुछ तय करती है। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो कि इस एग्ज़ामिनेशन में सफल नहीं हो पा रहे हैं और ये भी तय है कि कई नहीं भी हो पाएँगे। उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कि क्या सब ये एग्ज़ाम इसमें सफल होना ही सब कुछ है जीवन में कि इसके अलावा भी बहुत कुछ है? जी, देखिए मेरा तो ये मानना है कि यह सिर्फ़ एक एग्ज़ाम है और ये एग्ज़ाम आपको आपको मतलब ये नहीं करे कि आप इससे स्वयं का आकलन ना करें कि मैं इसमें कुछ मेरे में कुछ कमी है, इसीलिए नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ लीड सीट्स लिमिटेड है, कॉम्पिटिशन बहुत ही ज़्यादा है। तो ये तो फैक्ट है कि सिर्फ़ कुछ ही लोगों का होगा और कुछ लोग होते हैं मेहनत करने के बावजूद भी कुछ 1 या 2 अंक से रह जाते हैं। तो अपने आप को इस हीन भावना में ले लेते हैं कि मैं तो कुछ चीज़ के लायक ही नहीं हूँ। तो ऐसा तो मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ ट्राई कर सकते हैं और ये जो भी कोई भी काम होता है वो छोटा-बड़ा नहीं होता। आप अपनी लगन से उसे यदि करें, तो आपको उसी से सैटिस्फैक्शन मिलता है कि इन द एंड बात आती है कि जॉब सैटिस्फैक्शन की जो बात होती है, वैसी ही बात होती है कि हम भले ही कलेक्टर बन जाए या कुछ भी बन जाए, लेकिन यदि जॉब सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो आप जिस भी क्षेत्र में जाएँ इसके अलावा, तो वहाँ पे आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। तो एक यह भी है कि ये मार्ग आपका खत्म नहीं हो जाता। या कहते हैं कि एमपीपीएससी का हो गया, उसके बाद सफ़र खत्म हो गया, ऐसा कुछ लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन उसके आगे बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे आप ट्राई कीजिए और अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपको सफलता नहीं है, अंत नहीं है, ये बस एक नई शुरुआत है। बहुत खूब, बड़े ही मंझे हुए जवाब यहाँ से आ रहे हैं दोस्तों। अजीत एक प्रश्न और है मेरा कि इस पूरे सफ़र के दौरान कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको आकर्षित करती हैं, ललायित करती हैं और समाज में कई चीज़ें हो रही होती हैं जो कि कई बार हमें लगता है कि काश हम भी ऐसा कर रहे होते, काश हम भी डेट पर जा रहे होते, हम भी लोगों के साथ जो तफरी की दुकानें हैं, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, हम ये लोगों के साथ खा रहे होते। यकीनन मैं खुद अच्छा मानता हूँ, परंतु इस सफ़र में ये सफ़र आपको इस बात की अनुमति नहीं देता है, जहाँ तक मुझे लगता है। तो ये चीज़ों ने आपको भी आकर्षित किया होगा, वो चाहे मोबाइल फ़ोन हो, वो चाहे गेमिंग हो, वो चाहे सोशल मीडिया हो, वो चाहे प्रेम हो। तो इन चीज़ों को लेकर के आपके क्या विचार हैं? और अगर आपने इनसे दूर रहे हैं, तो क्यों और किस प्रकार से आपने अपने आप को दूर किया है इन चीज़ों से? जी जब डिस्ट्रैक्शन की बात करें ओवरऑल कहा जाए कि हम इतना लंबा सफ़र हो जाता है, तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हमें मिलते हैं। जैसा पता है कि जो हमारे दोस्त होते हैं मूवीज़ देखने जा रहे हैं, ये जो रिलेशनशिप का तो दौर चल रहा है अभी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये तो मतलब अब कॉमन हो गया है। तो हमें भी लगता था क्योंकि हम दोस्त में बैठ के बातें भी करते थे कि यार कि कम से कम वो लोग कुछ एन्जॉय तो कर रहे हैं, हम तो कुछ कर भी नहीं रहे हैं हमेशा, है ना? तो वो हमें लगता था कि उस बार वो भी डिस्ट्रैक्शन लगता था कि नहीं यार कि कम से कम वो लाइफ़ तो एन्जॉय कर रहे हैं, कि रिज़ल्ट आ नहीं रहा था, सारी प्रक्रिया लटकी हुई थी। तो डिस्ट्रैक्शन तो हुआ है, मेरे साथ एक वाक़या भी हुआ है 2020 की जब मैं मेंस की तैयारी कर रहा था। तो मैं जिस लाइब्रेरी में बैठता था, अब अट्रैक्शन स्वाभाविक सी बात है। तो उस समय क्या हुआ कि जस्ट उस लाइब्रेरी में पढ़ाई करता कभी ध्यान नहीं गया लेकिन एक पता नहीं एक दिन ऐसी नज़र चली गई मेरी तो मतलब लगा थोड़ा-सा हो गया मतलब थोड़ी-सी ऐसी फीलिंग आई अंदर की जाके जो होती है कि यार अच्छी लग रही है ऐसे ऐसा ऐसे। तो लगभग 1 हफ्ते मेरा दिमाग में यही सब चलते रहा और उस समय मुझे मेंस की तैयारी भी करनी थी। तो फिर मैंने जैसे-तैसे समझाया कि यार तेरा 1 हफ्ता तो चला गया अब ऐसे करके फिर तो तेरी तैयारी हो नहीं पाएगी। अब तू डिसाइड कर ले करना क्या है तेरे को। तो फिर मैंने बोला लगा नहीं यार मुझे अब तैयारी करनी प्रायोरिटी अभी हमारी है कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, जो भी हमने जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें सफल होना है हमें। तो मैंने वो प्रायोरिटी डिसाइड करी फिर मैंने वो लाइब्रेरी छोड़ी, सिर्फ़ उसी के कारण कि फिर दूसरी लाइब्रेरी जॉइन करी। फिर वहाँ पे जाके मैं इसी माइंडसेट से बैठ गया कि नहीं अब तो बिल्कुल पूरा पूरा फ़ोकस हमारा यहीं पे होना चाहिए। और दूसरा ये भी होता है कई बार कि जब बहुत समय तक हमें सफलता नहीं मिलती या कभी-कभी होता है पूरी प्रोसेस इतनी लंबी हो जाती है, तो हम अपने को मतलब बहलाने के लिए बहुत सारी चीज़ें जैसे टीवी सीरीज़ हो गई, मूवीज़ हो गई, गेमिंग हो गई, तो ये भी करते हैं। तो मेरी भी आदत हो गई थी कि एक प्रॉपर हमें शेड्यूल नहीं मिल पा रहा था कि बार-बार पोस्टपोन होते जा रही थी। तो उस बीच में मन लगाने के लिए मैंने सिर्फ़ शुरुआत करी थी कि मैं थोड़ा गेमिंग-वेमिंग करके थोड़ा मन बहला लेता हूँ। तो वो उसकी पूरी मुझे गलत आदत लग गई और मैं उस पे ही समय देने लगा पूरा। एक वाक़या तो मैं आपको अभी बताऊँगा कि जब सिलेक्शन होने के बाद मैं जब लाइब्रेरी में बैठा था, उस समय किसी व्यक्ति ने मुझे देखा होगा कि दिन भर गेम खेलता रहता है ये तो।
तो उन्होंने मुझे आके बोला कि भैया आप तो दिन भर गेम खेलते रहते हैं, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो गया? तो उसको शायद ये नहीं पता कि उससे पहले मैंने मेहनत कर चुकी थी और वो 2020 का मैंने दे रखा था। तो उससे मैंने आप उभारा ऐसे कि क्या होता है कि जब मेरे सामने कोई लक्ष्य रहता है, जैसे कोई एक डेट है कि 21 जनवरी को डेट है एग्ज़ाम, तो उसके हिसाब से मैं अपना शेड्यूल बना लेता हूँ कि यह 6 महीने का आपका टाइम टेबल है, इस महीने में आपको ये करना है। तो वो चीज़ें जब आप अपने आप को एक गोल दे देते हो, तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप गोल मिल जाता है तो बहुत ये सारी चीज़ें हैं अपने आप ही छूट जाती हैं। आप खुद से छोड़ने की कोशिश करते हो तो छूटती नहीं है। तो आप अपने सामने एक गोल रखें, तो और उसकी तरफ आगे बढ़ते रहें, तो ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे छूट ही जाती है अपने। तो मैंने भी खुद ही ऐसे ही गोल सेट करके ही अपने आप को ये इस चीज़ों से उभारा था। और दूसरी एक और चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा मैं कि जब मैंने 2019 की मेंस दे रहा था, तो उस समय बहुत सारी बातें चल रही थी कि शायद एग्ज़ाम कैंसल हो सकती है, नहीं हो सकती। मैं भी बहुत सारे टेलीग्राम जो ग्रुप्स में जुड़ा हुआ था कि और यही सारी बातें चलती थी कि यार बहुत सारे वॉइस क्लिप्स वायरल हो रहे हैं कि इन्होंने ये बोला, ऐसा बोला, तो शायद आगे जाके एग्ज़ाम नहीं होगी। तो मैं भी यही संदेश देना चाहूँगा सभी को कि बहुत सारे ग्रुप से ना जुड़ें, सिर्फ़ लिमिटेड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रखें जो आपका जो आपके एक ऑफ़िशियल सोर्स होता है, सिर्फ़ उसी पर अपना ध्यान दें और जो बाकी चीज़ें मार्केट में चलते रहते हैं, उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। हाँ, हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें आप, ये निकलें। तो दोस्तों देखिए कि ये अनुभव से परे जवाब हैं इनके और अगर आप भी किसी न किसी समस्या से सोशल मीडिया से अगर आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और ये सब चीज़ें होना बड़ी सामान्य सी बात है। मेरे सामने जो व्यक्तित्व बैठा हुआ है, ये व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर हैं वर्तमान में और ये भी इन्हीं समस्याओं से जूझे हैं। तो ऐसा होना बड़ा सामान्य सा है, परंतु उससे बाहर आकर के ही आप इन पदों पर पहुँच सकते हैं। अजीत जी मेरा एक प्रश्न और है आपके लिए। प्रश्न कम होने नहीं वाले हैं क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत ही कम मिलते हैं हमें। तो इसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं जो मुझे लगता है मेरे छोटे से अनुभव से कि एकेडमिक बहुत अच्छा होना ज़रूरी है क्योंकि आपका मेंस वहीं से निकलता है। पर जो आपका इंटरव्यू होता है वो व्यक्तित्व की बात करता है आपके और व्यक्तित्व को डेवलप करना आई डोंट थिंक सो कि एक बहुत अल्पकाल में संभव है कि आप आज तो एक छोटे व्यक्तित्व के साथ बैठे हैं और कल को आप बहुत बड़े व्यक्तित्व के साथ हो जाएँ। पढ़ कर के आप ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, व्यक्तित्व को आप बहुत इमीडिएटली नहीं बढ़ा सकते। तो जो आपका एक व्यक्तित्व जो कि दिख भी रहा है यहाँ पर एक निखरा हुआ, इसकी प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है और क्या-क्या आपको जीवन में करना होता है? किस प्रकार से आपको लोगों के साथ रहना होता है? या फिर मैं कुल मिला के अपने प्रश्न को संक्षिप्त कर दूँ, तो क्या गुण हैं जो आप अपने जीवन में अपनाते हैं, जिससे कि आपका ऐसा व्यक्तित्व निकल के आता है? मुझे एक भगवत गीता की लाइन याद आ रही है कि स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। तो मतलब जो हमारी पर्सनैलिटी है, यदि हम उ उस चीज़ के हिसाब से काम करें, तो हमें किसी भी फ़ील्ड में सफलता मिलती है। यदि हम दूसरों का बना-बनाया पाथ फ़ॉलो करने की कोशिश करेंगे, तो हम इन द एंड एक कॉपी ही रहेंगे। तो मेरा जो मतलब जिस चीज़ ने मुझे डेवलप की, जो मैं कहूँगा अपने आप को कि जो चीज़ें मैंने खुद देखी और मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया एक टाइप से, तो कि यही कि स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। तो मैंने दूसरों को कॉपी करने की कोशिश नहीं की और इसी से मैंने धीरे-धीरे अपने आप को समझा और खुद को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके हिसाब से आप में जो कमी है, उसको आप धीरे-धीरे उसको बदलने की, उसमें सुधार लाने की कोशिश कीजिए। तो मैंने भी लगभग इन्हीं चीज़ों पे काम किया, खुद को पहचाना। बहुत सारी कमियाँ थी, वो एकदम से दूर नहीं होती, उसके लिए धीरे-धीरे एक प्रोसेस होती है। आप उस प्रोसेस में बने रहिए, धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट होता है कि बिट बाय बिट इम्प्रूवमेंट होता है। तो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे मुझे आध्यात्म में बहुत इंटरेस्ट है। तो उन सारी चीज़ों से मैं सोचता था और जो एक इन द एंड, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो पैनिक अटैक आया था, वो सिर्फ़ एक माइंडसेट के कारण आया था मेरा। तो उन चीज़ों पे मैंने काम किया, मन पे, जो कहते हैं कि मन पे काम करना है कि इन द एंड आपको जाके परफ़ॉर्म वहीं भी एग्ज़ाम में जो 2-3 घंटे का टाइम होता है, वहाँ पे आप कर सके तो कर कर पाएँगे। तो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मैं यदि बोलूँ, तो मेरी शुरुआत तो नवोदय से ही हो गई थी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि वहाँ पे जो हमें एक प्रॉपर शेड्यूल दिया जाता है कि हाँ, इस समय खाना, इस समय सोना है, हाँ, जो हाँ, बेहतरीन तरीके, हाँ, तो यही चीज़ें। तो वो शेड्यूल वो मेरे अंदर शेड्यूल बना हुआ है कि इतने से इतने बजे तक पढ़ना है, ऐसे-ऐसे करना है, तो वो उस चीज़ों ने मुझे डिसिप्लिन रखा। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि क्वालिटी, तो डिसिप्लिन को तो एक बहुत बड़ा फैक्टर मानूँगा अपनी सफलता के लिए, कि भले मैंने कुछ टाइम के लिए किया, डिस्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन जिस टाइम पे भी मैंने पढ़ाई की, मैंने इतनी डिसिप्लिन्ड होके मैंने तैयारी करी उसमें कि सिर्फ़ जो मेरा तैयारी का समय हुआ करता था, उसमें सिर्फ़ तैयारी किया करता था, पढ़ाई किया करता था मतलब। और एक डिसिप्लिन होती है, और दूसरी जो एक पर्सनैलिटी की बात करें, तो सेल्फ मोटिवेटेड, कि आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखें। तो ये मैं मानता हूँ कि खुद से प्रश्न पूछें आप, कि मेरा एक समय हुआ करता था कि मैं 5:30 बजे तक पढ़ाई करता था, उससे 5:30 से 6 के बीच में मुझे वॉक करने की मतलब मेरी हॉबी का ही पार्ट है वो। तो उस बीच में मैं खुद से प्रश्न किया करता था कि क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है? कि तू तू आना क्यों चाहता था? तो ये सारी चीज़ों से मैंने खुद को मोटिवेट रखा।
तो यही मैं 2 जो मैं एक अपनी सफलता के लिए बोलूँगा कि इन 2 चीज़ों ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस मुकाम को हासिल करूँ। एक तो डिसिप्लिन की बात हुई, एक सेल्फ मोटिवेशन की बात होगी। क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आपको डिसिप्लिन नहीं है तो डिस्ट्रैक्शन तो आपको ईज़िली आपको ब आगे अपने पथ से हटाएँगे। सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तो बस आपको हमेशा डाउन फ़ील होगा, सेल्फ डाउट होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे काम करना चाहिए और आप यदि मुझसे थोड़ा बहुत भी यदि सीख पाएँ इस टॉक के माध्यम से, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो अगर मैं अजीत जी के माध्यम से कहना चाहूँ कि दोस्तों हर चीज़ का सॉल्यूशन आप स्वयं हैं। हर चीज़ का जो भी अगर आप थोड़े से डिप्रेशन में भी जा रहे हैं तो सॉल्यूशन आप खुद हैं। अगर आप मोबाइल के एडिक्टेड हैं तो भी सॉल्यूशन आप ही हैं क्योंकि करना आप ही को होगा क्योंकि किया अजीत ने ही है, कोई दूसरा व्यक्ति करवाने के लिए उनके साथ नहीं आया। अजीत जी हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव में हालाँकि मैं चाहता नहीं हूँ इसको आखिरी पड़ाव कहना क्योंकि ये तो महज़ एक शुरुआत है। मैं 2 लोगों के नाम ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे। एक भौतिक हीरो मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं बताता हूँ कि मैं क्या जानना चाह रहा हूँ आपसे कि वर्तमान में कोई जीवंत व्यक्ति जो आपके लिए अभी तक का हीरो का रोल प्ले किया हो जिन्होंने की और एक ऐसा किताबी हीरो क्योंकि इस सफर में आपने कई किताबें पढ़ी होंगी, कई महानायकों को आपने पढ़ा होगा, तो मैं 2 नायक आपसे जानना चाहता हूँ। एक जीवंत जो कि आपके इर्द-गिर्द जो आपके जीवन में है अभी और एक किताबों में जिसको आपने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जो वर्तमान में जीवंत हैं, जो जीवित हैं, ऐसा हीरो आपकी लाइफ में कौन है? जी, मेरी लाइफ़ में तो अभी जो जीवित हीरो वो मेरी मम्मी ही हैं, कि क्योंकि उनका जब मैं संघर्ष देखता हूँ, उनकी जो उन्होंने त्याग किया है, तो वो मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करती है कि नहीं यार, आपके लिए इतनी कर रही जी हाँ, मतलब आपके माता-पिता कर रहे हैं, मम्मी तो ख़ासकर का देखा है क्योंकि उन्हीं को घर सँभालना है। तो वो जो है, वो मेरे लिए एक हीरो से कम नहीं है वो, हीरो ही है मेरे लिए वो। तो क्योंकि उनसे यही सीखा मैंने कि एक जो निष्काम कर्म की बात होती है, कि उनका काम है फैमिली को सँभाले रखना। लेकिन वो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि तुम मेरी रिस्पेक्ट करो या ये चीज़ें करो, मुझे पैसे दो वगैरह-वगैरह। तो एक उनसे एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन भी रही है मेरी और एक दूसरी जो एक फ़िक्शनल एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर की बात करूँगा मैं कि नेपोलियन मुझे बहुत अच्छे लगे थे नेपोलियन क्योंकि उनकी शुरुआत बिल्कुल निम्न से हुई थी और वहाँ से लेकर शिखर तक पहुँचे उन्होंने। और मतलब यदि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भी कभी बात की जाती है तो बिना उनके तो वो संभव नहीं है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने रखा कि नहीं ये चीज़ें की जा सकती भले ही आप अभी अपने शिखर पर नहीं पहुँच पाए, अभी आप बिल्कुल अपने लो पॉइंट पे हो। लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल भी देता हूँ, जैसे एक साइन कर्व होता है, तो साइन कर्व में एक सबसे वो होता है, सबसे निचला पॉइंट आता है। उसके बाद आप आगे जाएँ या पीछे जाएँ, आप ऊपर ही जाएँगे। तो इस तरीके से जो मैंने आपको 2 व्यक्तित्व बताए, तो उनसे मैंने यही सीखा कि भले ही आप एक एक निचले मतलब निचला नहीं कहा जाएगा कि निम्न जो आपके लाइफ़ के पॉइंट पे हो, एक लो पॉइंट पे हो, लेकिन आप यदि धैर्य बनाए रखें और ईश्वर पे विश्वास रखें, तो आपको जो आगे जाके आपके साथ अच्छा ही होगा। साथियों ये बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जिन्होंने अपनी माँ के बारे में जो बताया है और वाक़ई में माँ ऐसी ही होती है ना? इतने संघर्ष कर रही होती है, इन्हीं के साथ पिताजी साथ में चल रहे होते हैं, है ना? और यहाँ पर उन्होंने बड़ी सटीकता से, बड़ी स्पष्टता से अपने सारे प्रश्नों के जवाब दिए। आपके समक्ष जो बने हुए हैं दोस्तों वो हैं वर्तमान के डिप्टी कलेक्टर, ऐसे पद पर विराजमान हैं जो कि हर कोई बच्चा जो कि शिक्षा टॉक के इस चैनल को देख रहा है वो इन्हीं पदों पर जाना चाहता है और दोस्तों आप देख सकते हैं कि सौम्यता के साथ हमारे जैसे ही सामान्य व्यक्ति हैं और हम जैसे से ही सामान्य व्यक्ति इन पदों पर पहुंचते हैं। अजीत के साथ एक बहुत ही अच्छी बात यह है दोस्तों कि वर्तमान का प्रशासन सरकारें जिन समस्याओं को हल करना चाहती हैं उन्हीं समस्याओं को जीते हुए उन्हीं समस्याओं के बीच रहते हुए क्योंकि आप बालाघाट के गढ़ी क्षेत्र है जहाँ पर अल्लाह नाम की एक जगह है जहाँ पर ये रहते हैं और इन्हीं समस्याओं को वहाँ पर देखते हैं और आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जिन समस्याओं को इन्होंने जूझा है और जिया है उनको हल करते हुए नजर आएंगे। अजीत आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए, शिक्षा टॉक पर वक्त देने के लिए। हम फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ नई कहानियों को लेकर के, फिर कुछ नए व्यक्तित्व को लेकर के और एक खास बात अगर ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ और मिलना चाहते हैं तो वो चैनल के कोने में एक छोटी सी लाल बटन होगी सब्सक्राइब की, उसको दबा दीजिएगा, लाइक की बटन दबा दीजिएगा और अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं ऐसे ही व्यक्तित्व के साथ तो कमेंट करना नहीं भूलेगा क्योंकि हो सकता है कि हम शायद कुछ प्रश्नों को भूल जाएं पर आपके जहन में अगर कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेगा। मैं हूं आनंद, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।